आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम आए हैं बुलंदशहर में खुर्जा, जहां पर हम विजिट करेंगे स्वास्तिक एग्रो बायोटेक नर्सरी, जहां जानेंगे पपाया के बारे में और समझेंगे कि हम पपाया की खेती कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भुला दे डर कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो मेरे किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, एक बार आप उन्हें अपना और एक अपनी कंपनी का परिचय दें और आप क्या क्या कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। जी नमस्कार, मैं नीरज शर्मा। पहले तो आपका तहे दिल से मैं स्वास्तिक एग्रो बायोटेक खुर्जा में आपका स्वागत करता हूं। और अभी जो हम किसानों के लिए जो वर्क कर रहे हैं, हम पपाया फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, बनाना फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, गुआवा फार्मिंग, अंजीर फार्मिंग और एप्पल बेर फार्मिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं जी, जिसमें हम लोग हर फसल पे बाई बैक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये अपना काम इस समय चल रहा है। और ये जो हमारा जो फार्म है, ये स्वास्तिक एग्रो बायोटेक एंड प्लांटेशन खुर्जा, जिला बुलंदशहर में है। शर्मा जी, अभी एक बात आपने कही कि बाईबैक, बहुत सी कंपनियां हैं बाईबैक की बात करती हैं और किसानों को कहीं ना कहीं धोखा या झांसा दे के निकल जाती हैं जी। तो किसान आप पे कैसे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि मार्केट तो पूरी तरह गंदा हो गया है। बिल्कुल। तो ऐसा आपने क्या कुछ प्लान बनाया रखा है कि जिससे कि मेरा जो किसान भाई है वो आप पे ट्रस्ट करे और आपके साथ मिलके काम करना चाहे। देखिए सर, ट्रस्ट करने की बात तो ये है कि लोगों ने वाकई मार्केट गंदा कर रखा है, उसमें ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ट्रस्ट का एक रास्ता ये भी है कि आप हमारे फार्म पे आकर के विजिट करें जी, हमारा वेयर हाउस देखें, क्योंकि जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो कनेक्टिविटी है डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर तक की है जी। और बाकी जो रेसिडुअल जो माल बचता है वो हमारा जाता है जो दूर दराज की जो मंडियाँ हैं उसमें जाता है। अच्छा, वो आकर के हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, हमारा वेयर हाउस देख सकते हैं, वो हमारा फार्म देख सकते हैं। क्योंकि आजकल जो फार्मर जो कनेक्ट हो रहे हैं वो आजकल ट्रेडर से कनेक्ट हो रहे हैं। ट्रेडर क्या है कि वो पौध कभी अपने यहाँ नहीं बनवाता है, वो हमेशा दूसरों से बनवा के लाता है, जिसमें वैरायटी को इंश्योरेंस नहीं होता है। जैसे बात करें हम पपाया की, तो पपाया में हमारा जो डीलर कोड है 0324 बुलंदशहर का है जी। तो हमने जो डीलरशिप ली है वो फार्मर के लिए ली है कि अच्छे चुनिंदा और बेहतर क्वालिटी के जो सीड है या सीडलिंग है वो किसानों तक मुहैया कराई जाए। तो शर्मा जी, अब जो आप यहाँ पे आपने अपना ये पौध बनाने के लिए पूरा एरिया कवर कर रखा है, ये ग्रीन हाउस लगा रखा है जी। और आपने जो है मैंने साइड में देखा है कि अलग से जो है पपीता लगाया हुआ भी है जी। तो ये जो पूरी लैंड है, ये आपकी कितनी लैंड है? ये टोटल लैंड है आपका 2.5 एकड़। अच्छा, जिसमें हमने लगभग 1 एकड़ में, 1 एकड़ से थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा, जिसमें हमने पपाया फार्मिंग खुद की है, किसानों को दिखाने के लिए प्रैक्टिकल, जिससे उसको अनुभव हो सके कि कोई दूसरी जगह देखेंगे तो शायद वो नहीं मिलेगा। हमने खुद ही इसीलिए साइड में हमने पपाया फार्मिंग की है, जैसे फार्मर आएँ उससे मोटिवेट हों और देखें क्या कमी रह गई, उन कमियों को सुधारें। और ये टोटल जो अपना जो एरिया कवर कर रखा है वो लगभग मान के चलिए आपका 1.25 एकड़ समथिंग में है ये। अच्छा, वैसे जो अपने ये जो ग्रीन हाउस बनाया हुआ है ये 1.25 एकड़ कवर है जी। ये खुर्जा एरिया का है। बाकी एक अपना दूसरा यूनिट है धामपुर में है। अच्छा, एक जगह पड़ती है नगली लाडा, नगीना वाले रोड पे, तो वहाँ पर है। वो लगभग 1.5 एकड़, वहाँ 1.5 एकड़ में जी, 1.5 एकड़ में। तो सर, आज जो हम देख रहे हैं हमारे सामने जो ये पपीते के पेड़ रखे हुए हैं जी, ये कौन सी वैरायटी है और इसकी क्या खासियत है? सर, करें तो पपाया फार्मिंग के बारे में, जो ये आपके सामने जो पपाया प्लांट्स हमने जो लगा कर रखे हैं, ये वैरायटी है रेड लेडी 786 F1 जी। बात करें इस पपाया प्लांट्स की, तो सर ये इसकी जो खासियत है, पुराने ज़माने में हम लोग जो पपाया खेती करते थे तो एक तो उनमें थोड़ा टेस्ट का बड़ा प्रॉब्लम था, क्रंची होते थे।
दूसरा क्या है कि उसमें मेल प्रॉब्लम ज़्यादा थी कि मेल प्लांट ज़्यादा निकलते थे। हमने बहुत सारे पौधे लगाए, उनमें सब पे फूल आ गया। तो सपोज करिए आपने 1 एकड़ पपाया लगाया, नहीं 1000 पेड़ लगाए और उसमें 500 पेड़ अगर नर पेड़ लगे तो आपकी प्रोडक्शन घट जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो वैरायटी है रेड लेडी 786 F1, इस वैरायटी में 95% जो प्लांट्स आते हैं वो फीमेल प्लांट होते हैं और 5% जो प्लांट आते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, यानी गाइनोडायलिसिस। जी। नर फूल मादा फूल दोनों एक पे ही आता है। और पहचान की बात करें तो देखिए पौध में तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब हम लोग खेत में प्लांटेशन करते हैं और ये जब वयस्क अपनी पोजीशन पे आता है, स्थिति पे आता है जी, तो इसका जो हाइट रहेगा प्लांट्स का वो लॉन्ग रहेगा और जो फीमेल प्लांट रहेगी वो बोनी किस्म की रहेगी वो। अच्छा। दोनों में फ्रूट का भी अंतर रहता है। जो उभयलिंगी प्लांट का जो फ्रूट होगा वो लंबा होगा, कैप्सूल साइज होगा, और जो फीमेल प्लांट का रहेगा वो राउंड साइज का रहेगा, गोल। हाँ गोल आकार का रहेगा। वेट की हम बात करें तो 550 ग्राम 500 ग्राम से लेकर के 2.5 किलो 3 किलो तक का इसका वेट जाता है जी। और पर प्लांट का प्रोडक्शन की बात करें तो आराम से 60 किलो 70 किलो 80 किलो तक इसका प्रोडक्शन चली जाती है। और ये प्लांट 2 साल तक चलता है। लेकिन किसानों में एक बड़ा भ्रम है कि रेड लेडी 786 में वायरस आता है। ऐसी कोई वैरायटी नहीं जिसमें वायरस ना आता हो, लेकिन वायरस से बचाने के कुछ उपाय हैं जी। तो वायरस से बचाने के लिए क्या है कि हम लोग जो भी अपना ये प्लांट्स वगैरह जहाँ से परचेज करें तो पहले तो विश्वसनीय अपनी कोई नर्सरी से जाकर के ऑर्डर पर अपना पौध बुक कराए। बिल्कुल। और उसे पूरा ऑथेंटिकेशन लेके सीड्स कहाँ से ले रहे हैं, और जब भी प्लांट्स वहाँ से परचेज करे या बाई करे तो वहाँ पे जाकर के उसे बिल ले उस नर्सरी का, जिससे कि क्या होता है कि यदि कोई 1 एकड़ ज़मीन लगाता है उसमें कम से कम लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है। यदि वो पौध खराब निकल आती है तो किसानों का लाखों रुपए बर्बाद हो जाता है। यदि कोई गलती करता है नर्सरी वाला तो लाखों रुपए का उसे मुआवजा देना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी नर्सरी, कोई ज़रूरी नहीं आप हमसे लें, आप कहीं से भी प्लांट लें तो आपको क्या नाम उससे बिल लेना है। तो शर्मा जी, जैसे कि आपने कहा कि पौध लें और लगाएं जी। अब बात आती है कि हमारे किसान भाई को मालूम नहीं है कि मतलब इस कैसे लगाना है, 1 एकड़ में कितना पौधा लगेगा, इसकी दूरी क्या है जी। और इसमें पानी कैसे दिया जाना है और इसकी देखभाल कैसे करनी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें और किसान भाइयों को अवगत कराएं। अगर कोई किसान भाई हमारे यहाँ पे आकर के विजिट करे स्वास्थ्य एग्रो बायोटेक खुर्जा, तो वो यहाँ पे जब वो आएंगे तो हम उनको गाइड करेंगे। यदि वो दूर दराज है, यदि वो आ नहीं सकते हैं तो आकर के हमारे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। वो ऑफिस का एड्रेस हम आपको अभी दे देंगे और उसमें हम किसान को पूरी तरीके से गाइड करेंगे। बात करें मोटा मोटी जो प्लांटेशन की खेत के अंदर, तो 8x5 पे यदि आपका पौधा जो खेती आप ड्रिप इरिगेशन पे कर रहे हैं, और ड्रिप इरिगेशन में ऑनलाइन ड्रिप नहीं लगाना है, आपको इनलाइन ड्रिप लगाना है वेजिटेबल वाला, जिसमें 2 LPH या 4 LPH का अपना टपक विधि से आपको करना प्लांटेशन करना है। और प्लांटेशन करने के लिए जो बेड बनाएंगे आप 1.5 बाई 1.5 का, 1.5 फीट से ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, 1.5 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं करना है। उस पर आपको एक लेटरल डालना है। यदि हम प्लांटेशन ड्रिप इरिगेशन के साथ कर रहे हैं तो पौधे प्लांट टू प्लांट की दूरी जो आपको रखनी है 5 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 8 फीट रखनी है। तो इस हिसाब से आपका जो प्लांटेशन होता है लगभग 1150 प्लांट 1 एकड़ के अंदर आता है, यदि ड्रिप पे है तो। यदि आप बिना ड्रिप के आप कर रहे हैं तो बिना ड्रिप के यदि आपने 1150 प्लांट 1 एकड़ के अंदर लगाते हैं तो उसमें आपका खरपतवार होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। हाँ, और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर फ्लड इरिगेशन करते हैं कि सॉइल जो हमारे उत्तर भारत की है वो थोड़ा, हमारे यहाँ बलुई मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी में पपीते को कभी नहीं लगाना चाहिए। चिकनी मिट्टी में गलन का शिकार जल्दी होता है पौधा। तो अब हम बात कर रहे थे लगाने की कितना प्लांट आना चाहिए, तो उसके लिए आपको जो मैं अभी बता रहा था कि ड्रिप पे अगर आप कर रहे हैं तो 1150 प्लांट, या विदाउट ड्रिप के आप कर रहे हैं तो लगभग 900 से लेकर 950 प्लांट आपको लगाना चाहिए। और प्लांट से प्लांट की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट, जिससे कि आपका ट्रैक्टर अंदर आराम से गली को साफ रखेगा। हाँ, मतलब उसमें जुताई की जा सके और खरपतवार और जो कूड़ा कवड़ा है वो सब खत्म किया जाए। मेनली मेरे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा वैरायटी पे ध्यान देना है। वैरायटी के बाद आपको खेत की प्रिपरेशन, क्योंकि जो खेत की प्रिपरेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मेहनत होती है वो एंड तक जाती है। यदि सपोज करिए किसी खेत के अंदर जल भराव की समस्या है, तो जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए आप कंप्यूटर माजे से उसको थोड़ा टिल्ट कर ले, तिरछा कर ले, जिससे कि आपका जो पानी है वो निकल जाए। रही बात सीजन के लगाने की, तो हमारे उत्तर भारत में ये 2 बार लगता है, यानी कि मार्च अप्रैल, हार्डली मई तक आप जाइए, या आपका सितंबर अक्टूबर के बाद आपको पपीते की प्लांटेशन नहीं करनी चाहिए।
तो शर्मा जी, अब बात आती है कि जब हमने पौधा लगाया है उससे कितने दिन के बाद हमें इससे प्रोडक्शन मिलेगी और 1 एकड़ से कितनी प्रोडक्शन मिलेगी? यानी कि प्रोडक्शन की बात करें, कब से ये फल देना चालू करें, कहने का मतलब का ये है जी। जब हम प्लांटेशन करते हैं और प्लांटेशन के आपके यानी कि 60 से 70 दिन के बाद आपकी फ्लावरिंग करना चालू कर देता है जी। कुछ डिपेंड करता है आपके फर्टिगेशन शेड्यूल पे। फ्लावरिंग आपकी पहले भी आ सकती है, फ्लावरिंग आपके बाद भी जा सकती है जी। जैसा आप जो हम किसान भाइयों को जो हम गाइड करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में, तो उससे क्या है, हमारा जो पौधा है 60 से 70 दिन की पोजीशन में आकर का फ्लावरिंग करना चालू कर देगा। तो फ्लावरिंग करना चालू कर देगा तो इसमें कुछ स्टेजेस आती हैं, वो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। पहली स्टेज जो होती है, इसमें हमने पौधे को रूट रिच करना होता है, यानी कि उसकी जड़ों को बढ़ाना होता है। जड़ों का जितना अच्छा विकास रहेगा उतना अच्छा ही भोजन पकड़ेगा ये। सेकेंड स्टेज जो आती है, इसकी स्टेम को मोटा करना होता है, यानी कि तना जितना हमारा मोटा रहेगा उतना अच्छा हमारा माल आएगा जी। तीसरी पोजीशन होती है इसमें आपकी फ्लावरिंग रिच करने के लिए, यानी ये फूल हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आए, जिससे हमारी पोलन क्रिया जो है अच्छी से अच्छी हो, वो हमारी थर्ड स्टेज होती है। फोर्थ स्टेज जो होती है हमारी फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि हमारा फ्लावर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, फ्रूट सेट अच्छा होना चाहिए जी। और बाकी स्टेज जो लास्ट स्टेज होती है हमारी फिफ्थ जो होती है, वो हमारी होती है राइपनिंग। राइपनिंग में भी हमारा विशेष मटेरियल हमारा चलता है और उसके बाद पौधे में पीली पीली पट्टी पड़ती है और पीली पीली पट्टी पड़ने के बाद उसको हम डायरेक्ट मार्केट नहीं लेके जाना चाहिए। यदि आप मार्केट लेके जाएंगे तो जो मंडी जो बैठे हुए हैं व्यापारी, वो आपके माल को नहीं लेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे ये महाराष्ट्र का माल नहीं है, ये तो यूपी का माल है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी ताइवान खेती होती है, हमारे यूपी में भी ताइवान की खेती होती है, महाराष्ट्र गुजरात में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, उस माल को पेपर में रैप करना होता है। रैप करने के बाद उसमें हम इथराइल या कार्बेट से उसको पकाते हैं और पकाने के बाद जब हम मंडी उसको लेके जाते हैं, यानी सपोज करिए जो महाराष्ट्र से माल जो कट के आता है हमारे दिल्ली की मंडी में या कहीं दूर दराज की मंडियों में, तो उसकी खासियत यही होती है कि वहाँ पे किसान अच्छे इंटेलिजेंट हैं। वो क्या करते हैं कि जो फर्स्ट कट यानी जो पहली का जो क्या बोलते हैं फर्स्ट कटिंग जो होती है आपकी, वो कलर के हिसाब से होती है, तो कलर को रैप कर देते हैं। जो हल्की पट्टी वाला माल है वो नीचे रखते हैं, जिससे कि आपका 2 दिन 3 दिन के डिस्टेंस में आकर के जो पट्टी वाला माल है वो पक जाता है। वो हाथों हाथ व्यापारी ले जाते हैं और आकर के यहाँ घट्टी लगाते हैं। घट्टी लगाने के बाद तब वो क्या नाम है अपना मंडी से लोगों को सप्लाई देते हैं। वो रही बात प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन जो डिपेंड करता है, एक तो आपकी अच्छी वैरायटी होनी चाहिए, जैसे हम वैरायटी रेड लेडी 786 F1 की बात कर रहे हैं, और अच्छा आपका फर्टिगेशन शेड्यूल होना चाहिए। दूसरा आपकी पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, पानी टूटना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पानी भर जाए, क्योंकि जो ट्यूबवेल का पानी है वो पौधे को कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, ज़्यादातर बरसात का पानी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग बरसात से पहले उसमें टॉप ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। और बात करते हैं रेड लेडी 786 उत्पादन की, तो 60 किलो से लेकर के 80 किलो तक का प्रोडक्शन इस पर आराम से आ जाता है। 95% फ्रूट जो गोल साइज़ का होगा और 5% उसमें जो कैप्सूल साइज़ का वो भारी रहता है वो। तो इस तरीके से इसका प्रोडक्शन होता है। अब अगर हम बात करें शर्मा जी कि बीमारी कौन कौन सी बीमारी आती हैं, क्योंकि फसलों में आए दिन देखा जाता है सभी फसलों में कोई ना कोई डिसीज है, कोई ना कोई बीमारी है, तो क्या कोई इसमें भी बीमारी हैं जिनकी रोकथाम या देखभाल हमारे किसान भाई करें और अच्छा मुनाफा या अच्छा प्रॉफिट ले सकें? बिल्कुल सर, आपने बीमारी की बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि ये एक पपीता जस्ट लाइक ए सेंसिटिव क्रॉप है। हाँ। और इसको कभी भी जड़ों से छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और बात करें इसके डिसीज़ की बात करें, तो डिसीज़ में आपका इसमें कॉलर रॉट, रूट रॉट जो स्टार्टिंग में आता है या बरसात के समय पे आता है। यदि आपको पौधा लगाना है तो पहले हमने आपको बता दिया सॉइल प्रिपरेशन में आपको कॉलर रॉट से बचने के लिए सॉइल आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए। दूसरा, पौधा लगाने का तरीका आपका सही होना चाहिए, तो कॉलर और रूट रॉट से आप बच जाओगे। फिर भी कॉलर और रूट रॉट से बचाने के लिए आपको प्लांटेशन करते समय आपको उसमें सॉल्यूशन डालना होता है, वो हम अपने शेड्यूल में बना करके किसान भाइयों को हम देते हैं। दूसरी बात करें और डिसीज़ की, तो इसमें एक येलो वेन मोजेक आता है। येलो वेन मोजेक हमेशा जब भी आएगा ये खरपतवार की वजह से आएगा। ये खरपतवार ज़्यादा होगा, ऊपर मच्छर जो क्या होता है कि यदि हमने पौधा का 5x5 या 6x6 पर प्लांटेशन किया, फ्लड इरीगेशन हमने किया है, तो उसमें रोग आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जी। तो इसमें आपका रिंग स्पॉट वायरस आता है, येलो वेन मोजेक आता है, और इसमें आपका आता है आपका लीफ कल वायरस आता है। तो और बहुत सारा फ्लावर ड्रॉप होता है, वो न्यूट्रेंट की वजह से होता है। तो बहुत सारी बीमारी आती है, लेकिन बीमारी के लिए क्योर किया जाता है प्लांट को।
ऐसा नहीं है कोई बीमारी इतनी बड़ी हो को वो क्या नाम है उसको हम क्योर ही ना कर सकें। तो पहले तो सॉइल सिलेक्शन है, सॉइल सिलेक्शन के बाद आपका प्लांट का जो डिस्टेंस है वो बहुत अहम रहता है, और प्लांट की सॉइल जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब अगर हम मोटी मोटी ये समझना चाहें कि 1 एकड़ से हमारे किसान भाई को कितने पैसे की आमदनी हो जाएगी, कारण क्या होता है शर्मा जी के किसान जो है बस यहीं आके कमज़ोर है, वो लगाता है, उगाता है, लेकिन उसे चीज़ का अच्छा रेट ना मिल पाए या उसका रिजल्ट अच्छा ना मिल पाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। किसान मेरा जानना चाहता है कि 1 एकड़ में आप पपीता लगा के उससे वो कितनी आमदनी कर सकता है? देखिए सर, पपीते की खेती एक ऐसी खेती है कि जिसमें अगर किसान चाहे, अगर सिलेक्शन उसका सही है, तो इससे जो परिवार की जो प्रॉस्पेरिटी है, एजुकेशन है, या खाना है या पीना है या कपड़ा वगैरह सब कुछ आराम से ले सकता है। और रही इसकी बात पपीते में खर्चा कितना आता है, तो प्लांटेशन से लेकर का टिल हार्वेस्टिंग, अच्छा, एक पौधे पे जो खर्चा आता है अभी इस समय तक जो अभी आया है, क्योंकि अभी सीड्स का जो रेट था हमने 3.75 हमारे यहाँ आता है, अभी क्या है अभी रेट बढ़ गया, 4.20 इसका रेट हो गया है। तो अभी क्या है आपके प्लांट भी महंगा हो जाएगा, और बाकी अभी अब महंगाई का आप देख ही रहे हो, महंगाई काफ़ी बढ़ती जा रही है, डीजल है, पेट्रोल है, तो इसी हिसाब से अभी तक जो हमारे किसान भाइयों ने जो खर्चा किया 50 से 55 रुपये में फसल को रेडी किया है पर प्लांट के हिसाब से। और बात करें इस समय तो लगभग मान के चलिए आप 10 रुपये 15 रुपये और बढ़ जाएगा, तो लगभग 70 रुपये पर प्लांट के हिसाब से आपका खेत कवर हो जाता है। बात करें 1 एकड़ में यदि ड्रिप के साथ लगा रहे हैं तो ड्रिप का खर्चा अलग से होता है, ड्रिप में भी ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 15,000 20,000 में ड्रिप सेट हो जाती है। और ड्रिप तो क्या एक बार लगाओ तो 4-5 साल बड़े आराम से चलती है, तो आपका आराम से ये 60-70 हज़ार रुपये में आपका 1 एकड़ कवर हो जाता है। बात करें प्रोडक्शन की तो 60-70 किलो बड़े आराम से ओरिजिनल F1 प्लांट दे देता है, और आराम से आपका जो रेट है हमारे यहाँ पे, कोई भी फार्मर, अगर मेरी बात हो तो कोट कीजिएगा कि यहाँ पे कोई फार्मर 10 रुपये 15 रुपये किलो कोई पपीता अपना नहीं देता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात से आकर के 40 रुपये किलो 30 रुपये किलो माल बिकता है, लेकिन हम मंडी की बात करेंगे तो आराम से 20 रुपये 25 रुपये किलो आराम से जाता है। तो आपका मोटा मोटी खर्चे की बात करें तो 4 लाख 5 लाख रुपये बिल्कुल आराम से खरे आपको मिलेंगे, बशर्ते हाँ 1 एकड़ से। वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारे पास पपीते में क्या है, इम्प्लीमेंट की बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जो इक्विपमेंट हमारे यहाँ पे हैं, जैसे छोटा ट्रैक्टर, कोई बड़े फार्मर हैं तो छोटा ट्रैक्टर होना चाहिए, या स्प्रे करने की मशीन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्प्रे करते हैं ऊपर से, नीचे से नहीं करते, तो प्रेशर वाली जो मशीन होती है उससे बड़ा अच्छा स्प्रे हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस पर ध्यान देने वाली ये चीज़ें भी होनी चाहिए हमारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो शर्मा जी, अगर कोई किसान भाई आपसे पौध खरीदना चाहे तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे और उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, यदि कोई किसान भाई इंटरेस्टिंग हो पपाया फार्मिंग में, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप ऑफिस में हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं, या किसी फार्मर को बेझिझक डे नाइट कभी भी वो हमारे यहाँ पे आए, हमारे रुकने की खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं, हम उनको पूरा गाइड करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि किसान सक्सेस होना चाहिए, तो वो हमारे ऑफिस पे जाके संपर्क करें, या आकर के हमारे फार्म पे आकर विजिट करें, तो हम पौध उसको, पहले एडवांस बुकिंग होता है इसमें 2 महीने पहले, तो आप आराम से हमारे आके प्लांट उपलब्ध हो सकते हैं। और शर्मा जी, एक बात आती है, आप अपने स्तर पे जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें पपाया फार्मिंग के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? जो इच्छुक किसान हैं जो पपाया फार्मिंग करना चाहते हैं, वो हमारे नर्सरी स्वास्तिक एग्रो बायोटेक खुर्जा, ज़िला बुलंदशहर, गांव का नाम है नगला मोहद्दीनपुर, ये फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट है हमारा धामपुर, ज़िला बिजनौर में है, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो ऑफिस है हमारा, जहाँ हमारा वेयर हाउस वगैरह भी है और ऑफिस भी है, वो है हमारा ये आपका MMR हॉल से MMR सिनेमा हॉल बुलंदशहर के सामने एक सोसाइटी है गंगापुरम, सेक्टर 2B ब्लॉक, हाउस नंबर 80 हमारा ऑफिस है। आप वहाँ पे आकर के अपना पौध बुकिंग करा सकते हैं। दूसरा रही बात, एक हमारा चैनल है स्वास्तिक फार्मिंग खुर्जा के नाम से, मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्वास्तिक फार्मिंग खुर्जा, आप इसको भी विजिट करके फार्मर अन्य फसलों का उसमें आप लाभ भी उठा सकते हैं, जो ट्रीटमेंट वगैरह की बात करें। हाँ, उसमें वो अच्छे से आपको जानकारी मिल सकती है वहाँ से। फुल नॉलेज आपको उसमें मिलेगा, स्वास्तिक फार्मिंग खुर्जा। किसान साथियों, ये वीडियो आपने देखी और इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर।